हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। गैसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोसों की द्रव में विलेयता। और आज आपका नया टॉपिक है गैसों की द्रव में विलेयता। कल के टॉपिक में आपको बताया गया कि किसी भी सॉलिड का जब द्रव में विलयन बनाया जाता है तो उस पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। आज के टॉपिक में भी हम यही देखेंगे कि अगर कोई गैसीय पदार्थ द्रव में विलयन बनाया जाता है तो उस पर दाब और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी जलीय जीव होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया करते हैं, यानी उनका जीवन जो है वह जलीय ऑक्सीजन से ही चलता है। और साथ साथ आपका जो है कहने का मतलब कि ऑक्सीजन जो है वह जल में घुल करके किसी विशेष प्रकार का विलयन जो है बना देती है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जो है आपका HCl अम्ल जो होता है, यह भी चूंकि HCl जो है यह गैसीय अवस्था में प्रॉपर रूप में पाई जाती है। जब इसी HCl गैस को हम अत्यधिक प्रेशर की सहायता से जल में घोल देते हैं तो वह HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में उसका लिक्विड फॉर्म हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं कि किसी भी विलयन में जो विलेयता होती है विलेय पदार्थ की, वह ताप और दाब के द्वारा बहुत ही अधिक प्रभावित होती है। लेकिन वहाँ पे आपने देखा कि सॉलिड का जब हम कोई विलयन बनाते हैं तो उस पर कोई विशेष प्रभाव जो है दाब का नहीं पड़ता, लेकिन ताप का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जब किसी भी गैस की द्रव में विलेयता या सॉल्युबिलिटी हम क्लियर करते हैं तो ताप और दाब के द्वारा गैसीय विलेयता जो होती है द्रव में अत्यधिक प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम गैसों की द्रव में विलेयता को दाब के परिस्थिति में या दाब की प्रेजेंस में हम यह देखेंगे कि दाब जो है किसी भी विलयन गैसीय विलयन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो पहला है आपका टॉपिक दाब का प्रभाव। तो दाब के प्रभाव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से इंगित किया गया है कि यहाँ पर ये आपके जो ब्लैक डॉट्स है, ये ब्लैक डॉट्स जो है एक आपके बर्तन में कोई आपका लिक्विड या द्रव पदार्थ रखा गया है और ऊपर से आपके जो लाल ये डॉट्स आपके बने हुए हैं, ये लाल डॉट्स जो है वह आपका विशेष प्रकार की कोई गैस है। जैसे आपके सॉफ्ट ड्रिंक है या जो आप जितने भी पेय पदार्थ जो होते हैं पिए जाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह डिजॉल्व कर दी जाती है। तो मान लो कि ये आपका लिक्विड जो है या आपका तरल पदार्थ है और यह आपका लाल डॉट्स जो है वह आपके CO2 गैस है। तो आप देखते हैं कि CO2 गैस जो है और ऊपर से इस बर्तन को जब बंद कर दिया जाता है तो CO2 गैस काफी मात्रा में या बहुत सारे कण जो होते हैं वो इस द्रव में प्रवेश करते हैं और बहुत सारे कण जो होते हैं इस गैस के इस द्रव से बाहर भी निकलते हैं। क्योंकि गैसीय प्रोडक्ट जो होते हैं या बहुत ही रैंडम मौसम में पाए जाते हैं। रैंडम मोशन में पाए जाने के कारण ये अस्थायी रूप में यानी कि इनका कोई विशेष अस्थायी अवस्था दिखाई नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे
अब केयर करेंगे कि एक जब ऐसी स्थिति हो कि जब एक निश्चित आपका प्रेशर और साथ साथ एक निश्चित आपका टेम्परेचर, यानी कि विशेष समय पर जब एक निश्चित प्रेशर और एक निश्चित टेम्परेचर जो है इस विलयन के लिए बने, तब उस समय एक निश्चित कण की, गैसीय कण की मात्रा जो है वह इस विलयन के सरफेस पर अपना प्रेशर लगाएगी और उसी समय बहुत सारे गैसीय कण जो हैं वह इस विलयन से बाहर की तरफ भी जाना प्रारंभ करेंगे और यह स्थिति आकर के विशेष समय पर साम्य की अवस्था में आ जाएगी। जब यह साम्य की अवस्था में आएगी उसी समय इस विलयन में विलेय के कणों या गैसीय कणों की संख्या जो है वह अधिकतम होगी और यही अधिकतम जो है उस गैस की इस द्रव में विलेयता कहलाएगी। अब इस चीज को हम दूसरे इस इफेक्ट में हम अगर दाब के प्रभाव को देखें तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, दूसरे चित्र में दाब को बढ़ाने की क्रिया करते हैं तो जो आपके द्रव की सतह पर गैसीय कण उपस्थित थे, प्रेशर बढ़ा देने पर धीरे धीरे सभी जो हैं वो द्रव विलयन में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। जब ये डिजॉल्व हो जाते हैं तो प्रेशर जितना ही अधिक बढ़ाया जाता है, गैसों के कणों की डिजॉल्व जो होती है वह उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। इसी को ध्यान में रख करके, यानी कि किसी भी विलयन में, गैसीय विलयन में दाब का प्रभाव निर्धारित करने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया था, जिसे हम हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। तो हेनरी का पहला नियम था या हेनरी का नियम था कि स्थिर ताप पर, हेनरी का नियम था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि ताप को कांस्टेंट कर दिया गया, अब दाब को क्या किया जा रहा है कि प्रभावित किया जा रहा है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि गैस के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है विलयन या द्रव की सतह पर, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी सॉल्युबिलिटी जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि पार्शियल प्रेशर जितना ही आपका गैस का अधिक होगा उतना ही उस गैस की द्रव में सॉल्युबिलिटी जो है वह बढ़ती चली जाती है। अब पहली चीज की आप समझिए कि पार्शियल प्रेशर क्या है। पार्शियल प्रेशर आपका और साथ साथ आपका प्रेशर दोनों आपके जो है अलग अलग चीजें हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि जब किसी विलयन में कोई गैस जो है जितना उस विलयन के सतह पर दाब उत्पन्न करती है उस दाब को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। उस दाब को हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो द्रव रखा गया है इसकी भी वाष्प जो है वह काफी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित होगी। तो जो गैस पदार्थ की केवल गैसीय पदार्थ का वाष्प होगी उसी को हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहेंगे। और पार्शियल प्रेशर को P के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जबकि अगर यह कंटेनर आपका या बर्तन जो है वह पूर्ण रूप से खाली हो और उसमें गैसीय पदार्थ उपस्थित हो, तो गैसीय पदार्थ जब उपस्थित होगा तो इस बर्तन के सरफेस, चारों ओर के सरफेस पर जो है वह एक विशेष प्रकार का गैस के द्वारा दाब उत्पन्न किया जाएगा, जिसको हम संपूर्ण दाब कहें, गैस का संपूर्ण दाब कहेंगे, जिसको हम P0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
तो ये आपका P जो है वह आपका पार्शियल प्रेशर है और P नॉट जो है आपका किसी भी गैस का टोटल प्रेशर है। तो हेनरी ने अपने रूल्स में बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसी को अगर दूसरे शब्दों में डिफाइन किया जाए, दूसरे शब्दों में हम परिभाषित करें, तो दूसरे शब्दों में परिभाषित करने पर मिलता है कि किसी गैस का वाष्पशील अवस्था में आंशिक दाब यानी किसी गैस का पार्शियल प्रेशर जो है उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल आपके क्या हो गए कि इस परिभाषा से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यक्स, यक्स आपका क्या है, यक्स जो है आपका मोल फ्रैक्शन है, जो कि हम पिछले आपको मोल प्रभाज या मोल अंश में हमने आपको बताया था। अब इसी को हम लिख सकते हैं P बराबर आपका KH इंटू यक्स के। KH आपका क्या है, KH जो है वह हेनरी कांस्टेंट है। यानी कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब P और यक्स जो है दोनों आपके क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। उस समय हमको एक स्थिरांक मिलेगा KH, उसको हम क्या कहेंगे, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। KH का मात्रक दाब का ही मात्रक होता है। क्यों दाब का ही मात्रक होता है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होता है, इसलिए प्रेशर का जो मात्रक होगा, क्योंकि प्रेशर और KH दोनों आपके क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, इसलिए जो भी प्रेशर का जो है आपका यूनिट होगी वही जो है KH या हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होगी। अगर प्रेशर को हम ATM या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यूज करते हैं तो KH भी एटमॉस्फेरिक यूज होगा। अगर प्रेशर को हम बार में यूज करते हैं तो KH भी बार में होगा। P को या प्रेशर को अगर हम पास्कल में यूज करते हैं तो KH भी आपका पास्कल में ही यूज होगा। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं कि किसी भी विलयन में सॉल्बिलिटी के लिए हम पाते हैं कि KH का मान जितना ही अप होगा या जितना ही अधिक होता है, सॉल्बिलिटी जो होती है उतना ही क्या होती है, कम होती है। KH आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सॉल्बिलिटी जो है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि KH और साथ साथ आपकी सॉल्बिलिटी जो है वह एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये कल आपके टेबल में कि ऑक्सीजन गैस जो है वह आपके 0 टेम्परेचर या 273 केल्विन पर KH या हेनरी कांस्टेंट का मान आपका 34.86 है, और जबकि उसी गैस का टेम्परेचर 303 पर KH का मान जो है वह 46 इंटू 8 आपका 0.82 है, 46.82 है। तो हम इसमें देखते हैं कि KH एक आपके जो होते हैं कि 0 टेम्परेचर पर या 273 केल्विन पर KH का मान जो है ऑक्सीजन का कम होता है। इस प्रकार से 0 टेम्परेचर पर KH का मान कम होने पर इसकी सॉल्बिलिटी जो है वह जल में अधिक होगी, जबकि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो KH का मान जो है वह बढ़ जाता है, इसलिए सॉल्बिलिटी जो होती है वह घट जाती। इसीलिए गर्मी के दिनों में जलीय प्राणी जो होते हैं वे आपके क्या होते हैं, धीरे धीरे मरने लगते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन जो होती है वह कम होना प्रारंभ हो जाती है। अब ये हो गया आपका दाब का प्रभाव, यानी कि दाब बढ़ा देने पर सॉल्बिलिटी जो होती है या विलेयता जो होती है बढ़ जाती है, और ताप बढ़ा देने पर आपकी सॉल्बिलिटी जो होती है वह आपकी धीरे धीरे घटने लगती है। क्योंकि यहाँ पे आपने टॉपिक में देखा भी कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता जो होती है वह घट जाती है। क्या यहाँ टेबल से भी आप देख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया गया KH का मान जो होता है वह इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और KH का मान जो है इंक्रीज होने पर सॉल्बिलिटी जो होती है वह आपके डिक्रीज होना चालू हो जाती है या कम होना चालू हो जाती है। तो दाब से गैसों की द्रव में विलेयता जो होती है वह प्रेशर से क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि टेम्परेचर बढ़ा देने पर सॉल्बिलिटी जो होती है
किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वह घटना प्रारंभ हो जाती है। इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यदि H2S गैस की STP पर जल में विलेयता 0.195 आपका जो है मोलल है तो KH की गणना कीजिए। अब यहाँ पे मोलल से हमारा तात्पर्य है कि जल के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में H2S गैस के मोलों की संख्या कितनी है? 0.195 है। यानी कि जल के मोलों की संख्या कितनी H2S गैस के मोलों की संख्या कितनी मिल गई? 0.195। अब इसी को जब हम हल करेंगे तो हम हल करने पर पाएंगे कि हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, हमको निकालना है KH की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे कंक्लूजन देखिए कि STP पर आंशिक दाब P बराबर आपको कितना दिया गया है? 1 atm, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमेशा जो दाब होता है उसका मान 1 वायुमंडल होता है, या बार में लेंगे तो 1.01 बार होता है, और ताप जो होता है वह हमेशा जो होता है 273 आपका केल्विन या 0 सेंटीग्रेड लिया जाता है। तो यहाँ पे आपके क्या हो गए कि NH2S यानी कि नंबर ऑफ मोल नंबर्स ऑफ H2S कितना? 0.195 मोल। हमने पहले ही आपको बताया, क्योंकि मोलैलिटी कितनी दी गई? मोलैलिटी दी गई है आपकी 0.195। 1 किलोग्राम में इतने कण है, यानी कि यह मोलों की संख्या हो गई H2S के। तो नंबर आपके यहाँ पे मोल H2O यानी H2O या मोल H2O को निकालेंगे तो H2O का भार 1000, अणुभार उसका 18, भाग देंगे तो आ जाता है आपका 55.55। तो यह अब H2O यानी कि हमको H2S का मान निकालेंगे तो मोल प्रभाव जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का तो कितना हो जाएगा? N/N प्लस कैपिटल N के। तो N की जगह पर हम आपके H2S के मान रखेंगे, प्लस कैपिटल N की जगह पे 50.55 रखेंगे। दोनों का जब हम मान करेंगे नीचे जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। इतने में 55.745 का जब भाग देंगे तो टोटल निकल करके मोल फ्रैक्शन आ जाता है H2S का 0.00349 के। कितना आ जाता है? 0.00349 के। अब इतना मान आपको मिल गया। कितना मान मिल गया? 0.00349 के। अब आपका राउंड हम चलेंगे हेनरी के नियम से। हेनरी के नियम से आपको बताया गया कि P बराबर KH इंटू आपका X किसका? यहाँ पे H2S है, इसलिए X H2S। तो KH का हमको मान निकालना है। तो KH बराबर आपका हो जाता है, KH बराबर आपका हो जाएगा P/X H2S के। तो P का मान ऑलरेडी आपने ऊपर निकाला ही है कि P का मान STP पर कितना होता है? 1 atm होता है। तो हम जब उसका मान हम रखते हैं 1 रखने के पश्चात H2S का मान हमने निकाला था 0.00349। तो 1 में जब 0.00349 का हम जो है भाग देते हैं तो टोटल आ जाता है 286.5 atm। अब यहाँ पे ATM हमने इसलिए लिया क्योंकि प्रेशर आपका ATM में यूज किया गया है। अगर यही प्रेशर जो है बार में यूज किया जाता तो यहाँ पर हम क्या लेते? बार लेते। इस प्रकार से KH की वैल्यू निकल करके आ गई कितनी? KH की वैल्यू निकल करके आ गई 286.5 atm। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि गैसीय पदार्थ की या गैसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कल अब हम सभी लोग अब एक और आपका बचता है गैस की गैस में विलेयता। उसके पश्चात जो है हम आगे वाष्पशील पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।